अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स आर्टिकल 3.3 फ्रिक्शन को कवर करेंगे। आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम फ्रिक्शन को डिफाइन एंड एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फैक्टर्स अपॉन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स इसको देखेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वेट और प्रेसिंग फोर्स ऑन फ्रिक्शन, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे एंड एट द एंड रिलेशन ड्राइव करेंगे बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपने अक्सर स्टूडेंट ये बात नोटिस की होगी कि अगर कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है तो वो अगर उस पर हम कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई ना करें तो आफ्टर सर्टन टाइम वो उसकी जो मोशन है वो स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा क्यों है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट में आ जाते हैं आफ्टर सम टाइम अगर उन पे कंटिन्यूस फोर्स जो है वो अप्लाई ना की जा सके। जैसा कि आपकी बुक में इस आर्टिकल में उसने एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, हैव यू नोटिस्ड व्हाई अ मूविंग बॉल स्टॉप। जैसे ये आपको एक बॉल दिखाई गई है, अब देखें अगर तो हमने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाई इस बॉल पे, तो आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस ये बॉल क्या होगी, ये स्टॉप करेगी, ये रुक जाएगी बॉल। अब देखें ये बॉल जो है वो कुछ पाथ कवर करने के बाद ये रुक गई है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से हो सकता है कि इस बॉल के ऊपर अपोजिट, इसकी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट करे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसकी मोशन को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। अब क्वेश्चन ये है कि जो फोर्स है वो हमें नज़र नहीं आती। वही जो फोर्स है जो कि चीज़ों की मोशन को स्टॉप करती है, उसी फोर्स को कहते हैं वो फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह से वो फोर्स जो है वो एक्ट करती है। इसकी सेकंड एग्जांपल देखें। आपने कभी बाईसाइकिल जो है उसको रन किया होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाईसाइकिल जो है वो स्टॉप ना हो तो आपको कंटिन्यूसली क्या करनी पड़ती है, पेडलिंग करनी पड़ती है। तो जब तक आप जो है वो मूव करते रहना चाहते हैं आपको क्या करनी पड़ेगी, पेडलिंग। अदरवाइज जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपकी मोशन को अपोज करेगी और आपकी बाईसाइकिल जो है वो रेस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ से हमने सीखा कि ऐसी फोर्स जो कि मोशन को अपोज करती है उसी फोर्स का वो क्या नेम देते हैं, हम फ्रिक्शन का नेम देते हैं। तो फ्रिक्शन को अब डिफाइन कर लेते हैं। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। अब ये तो थी इसकी डेफिनेशन फ्रिक्शन की। अब फ्रिक्शन जो है वो होती कब है, यानी फ्रिक्शन कब कम इनटू प्ले आती है। तो जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करवाने की कोशिश करते हैं, यानी उसको पुश या पुल करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन कम इनटू द प्ले आती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, यानी ये जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसको इस टेबल पे मूव करवाने की कोशिश करें तो जो फ्रिक्शन है वो इसकी मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर ये रेस्ट में है तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी। यानी फ्रिक्शन उसी वक्त आती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और उसको जो है वो मूव करने की कोशिश करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ओपोजिशन है यानी फ्रिक्शन जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा इसके टू मेन फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो है वो फ्रिक्शन डिपेंड करती है। नंबर वन, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। यानी आपको जो दो सरफेसेस हैं जो उनकी नेचर है उन पे फ्रिक्शन डिपेंड करती है। इस बात का क्या मतलब, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे आपको दो बॉडीज जो है वो नज़र आ रही हैं। एक साइड पे जो है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो दो सरफेसेस आपको नज़र आ रही हैं वो दोनों क्या हैं, उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ है। जबकि राइट साइड पे देखें, इस साइड के ऊपर जो आपको सरफेस नज़र आ रही है, ये सरफेस जो है वो इरेगुलर सी सरफेस है। ये देखें कि इसके अंदर बहुत सारे टिप्स और पंप वगैरह हैं। तो या आप कह सकते हैं कि ये वाली जो सरफेस है, जब जो ऊपर वाली सरफेस है उसको हम स्लाइड करवाने की कोशिश करेंगे इस सरफेस पे, तो यहाँ पे जो अपोजिशन है यानी फ्रिक्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पे क्योंकि ये स्मूथ है तो यहाँ पे जो अपोजिशन है मोशन को वो कम होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सरफेस जो है वो स्मूथ हो तो वहाँ पे मोशन को जो अपोज करने वाली फोर्स है यानी फ्रिक्शन वो कम होगी। और यहाँ पे अगर सरफेस जो है वो रफ हो तो वहाँ भी हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी क्या होगी, ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये है
कि फ्रिक्शन फोर्स इज अफेक्टेड बाय स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। स्मूथनेस ऑफ सरफेस ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन कम। स्मूथनेस ऑफ सरफेस कम यानी अगर सरफेस जो है वो टू सरफेस रफनेस है तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब सेकंड नंबर पे जिस बात पे फ्रिक्शन जिस डिपेंड करती है उसको ज़रा रीड करते हैं। द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, यानी एक ब्लॉक है और ये एक टेबल है। अगर हम इस टेबल के ऊपर इस ब्लॉक को जो है वो स्लाइड करवाने की कोशिश करें तो जितनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी और उतनी ही जो फ्रिक्शन है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब प्रेसिंग फोर्स कहाँ से आती है, इसका क्या मतलब है, देखें। अगर आपको याद हो तो हमने जब न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था जो बॉडी का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसके रिएक्शन में एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हमने नॉर्मल रिएक्शन का नेम दिया था। अब ये वाली अगर तो बॉडी रेस्ट में है तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं यानी नॉर्मल रिएक्शन और बॉडी का जो वेट है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब जितना बॉडी का वेट ज़्यादा होगा नीचे वाली जो सरफेस है बॉडी उसको उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी, प्रेस करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिंग फोर्स है फिर वो किसके इक्वल होगी, वो बॉडी के वेट के इक्वल होगी। प्रेसिंग फोर्स फिर किसके इक्वल आई, बॉडी के वेट के इक्वल आई। तो यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है कि जो प्रेसिंग फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो बॉडी के वेट के इक्वल है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी किसके इक्वल है, वो भी बॉडी के वेट के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन और प्रेसिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज क्यों करती है। ऐसा इस वजह से है कि कोई भी जो दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल ब्लॉक है जो कि एक लार्ज ब्लॉक के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये वाला जो ब्लॉक है जो कि स्मॉल ब्लॉक और ये जो लार्ज ब्लॉक है इसके दरमियान जो इनकी इन कॉन्टेक्ट सरफेस है उसको ज़रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो इसको ज़रा जूम करें तो माइक्रोस्कोप से तो हमें इस तरह की जो इन कॉन्टेक्ट सरफेस है वो इस तरह सी नज़र आती हैं। यानी जो दोनों ब्लॉक की सरफेस हैं वो आपस में क्या हुई पड़ी है, इम्बेड हुई पड़ी हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो इन पॉइंट्स को, ये जो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से ये दोनों सरफेसेस हैं यानी ऊपर वाले ब्लॉक की और नीचे वाले ब्लॉक की सरफेसेस जब एक दूसरे का साथ कांटेक्ट में हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, अगर इसको इसके ऊपर स्लाइड करवाने की कोशिश करें तो इन्हीं पॉइंट्स की वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम इनटू द प्ले आएगी और हमारे मोशन को क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम नेम देते हैं कोल्ड वेल्ड्स का। तो ये आपने डेफिनेशन इसकी कोल्ड वेल्ड की याद रखनी है, यहाँ पे लिखी भी हुई है। द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सरफेसेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स, ये अक्सर पूछी जाती है। उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ वेट और प्रेसिंग फोर्स ऑन फ्रिक्शन। अभी हमने सीखा कि जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते जाएंगे प्रेसिंग फोर्स भी वैसे वैसे क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें। इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं एक और ब्लॉक रख दूं तो इन दोनों ब्लॉक का जो वेट है वो इस जो सिंगल ब्लॉक पहले ऊपर पड़ा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो मैं कहता हूँ ये जो ब्लॉक मैंने अभी ऐड किया लेट से उसका जो वेट है वो W2 है और जो पहले से ब्लॉक था उसका वेट जो है वो W1 है। अब जो इस जो नीचे वाला ब्लॉक है इसके ऊपर जो प्रेसिंग फोर्स हो गई वो इन दोनों ब्लॉक के वेट के इक्वल हो गई। यानी जो वेट बढ़ा है तो प्रेसिंग फोर्स भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है जैसे वेट बढ़ता है। अगर प्रेसिंग फोर्स इंक्रीज हो जाए यहाँ पे तो इसको स्लाइड करवाना, इसको मूव करवाना पहले की निस्बत क्या होगा, हार्ड होगा, मुश्किल होगा। तो मुश्किल क्यों होगा, तो हम कहेंगे कि फ्रिक्शन ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर वेट को इंक्रीज करते हैं तो प्रेसिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है। अगर वेट को इंक्रीज करें तो प्रेसिंग फोर्स इंक्रीज हुई तो जो फ्रिक्शन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेट और प्रेसिंग फोर्स ऑन फ्रिक्शन। अब यहाँ पे एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये आपको एक बॉय नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पे एक गैलरी में दोनों हाथों से ये जो अपोजिट वाल्स हैं उनको प्रेस कर रहा है, एक साइड को पाँव के साथ और दूसरी साइड को जो है वो अपने हाथों के साथ। अब ये जितनी यहाँ पे प्रेस करेगा उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी और जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी तो वो इस बॉय की हेल्प करेगी कि ये इस पोजीशन में जो है वो ज़्यादा देर रह सके। अब
इससे फिर हमने रिजल्ट क्या निकाला कि अगर हम प्रेसिंग फोर्स को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो भी क्या करती है, बढ़ती है। तो ये रिजल्ट आपके सामने, ग्रेटर इज द प्रेसिंग फोर्स, यानी प्रेसिंग फोर्स की अगर वैल्यू जो है वो ज्यादा हो, ग्रेटर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेसेस। जैसे कि ये दो स्लाइडिंग सरफेसेस थी, प्रेसिंग फोर्स को इंक्रीज किया तो इनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब हम रिलेशन देखते हैं बिटवीन फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, के फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स जो है वो आपस में किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि फ्रिक्शन तब ही कम इनटू द प्ले आती है जब हम चीज़ों को मूव करवाने की कोशिश करें। तो इनिशियली क्या होता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो इक्वल होती है फ्रिक्शन के। जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो जो फ्रिक्शन है वो भी क्या होती है, वो भी बढ़ती जाती है। लेकिन एक खास पॉइंट ऐसा आता है जब अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाती है, यानी जो अप्लाइड फोर्स है हमारी Fa, वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाती है, और इस केस में वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। यानी अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो वहां पे बॉडी क्या करती है, बॉडी मूव करती है, यानी मोशन जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात से आपने एक बात को तो अच्छी तरह समझ लेना है कि शुरू में इनिशियली जो अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शन है वो क्या होती हैं, अपोजिट और इक्वल होती हैं। लेकिन जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स को इनफ इंक्रीज करते हैं कि मोशन में आ जाए बॉडी, तो तब जो है वो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू कम होती है अप्लाइड फोर्स से। तो लेकिन ये है कि जैसे जैसे हम बॉडी को मूव करवाने के लिए अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती है, लेकिन एक ख़ास लिमिट के बाद, यानी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक ख़ास लिमिट के बाद जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगी, और वही जो फ्रिक्शन होगी उसी फ्रिक्शन को कहते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब इस पैराग्राफ को रीड करते हैं जो कि आपकी बुक की लाइन से। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। क्या मतलब इस बात का, अभी जो हमने बात की कि फ्रिक्शन इनिशियली अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टेंड टू मूव, यानी उसको मूव करवाने की कोशिश कर रही होती है, अभी मूव करवाया नहीं होता, मूव करवाने की कोशिश कर रही है, तो तब जो अप्लाइड फोर्स उसके इक्वल होती है फ्रिक्शन। तो जैसे ये फिर क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं, फ्रिक्शन भी साथ क्या होती है, इंक्रीज, इट इंक्रीजेस विद अप्लाइड फोर्स। एंड जो फ्रिक्शन है अभी हमने बात की कि उसकी वैल्यू एक सर्टन लिमिट तक इंक्रीज हो सकती है, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होती। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टन मैक्सिमम वैल्यू। अब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको जो है वो Fs से डिनोट करते हैं। यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और इसको Fs से डिनोट करते हैं। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, इस बात को ज़रा समझ लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। अभी अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी, जो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन होता है वो अपवर्ड होता है, और जो वेट होता है वो होता है डाउनवर्ड। तो फिर हमने यहाँ पे बताया भी था जो प्रेसिंग फोर्स है वो कहाँ से आती है, वेट से आती है। और जो वेट है और नॉर्मल रिएक्शन चूंकि वो इक्वल होते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं जो हमारे पास प्रेसिंग फोर्स है वो भी फिर किसके इक्वल होती है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो अगर हम बात करें कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन, तो इट मींस दैट उसकी जो मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे होंगे, उसकी जो मैग्नीट्यूड है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वो वेट की इक्वल होती है, और वेट की वजह से क्या होती है, प्रेसिंग फोर्स। तो इसमें देखें दोनों लिखे हुए हैं आपकी बुक में, इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि प्रेसिंग फोर्स ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल, बट इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, लेकिन हम इनकी मैग्नीट्यूड को इक्वल जो है वो ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किस बात पे डिपेंड करती है, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन और प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर हम रेशो लें, आपको पता है रेशो कैसे लेते हैं, एक चीज को दूसरी से डिवाइड करते हैं, किसके दरमियान, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के दरमियान रेशो लें, और किसके साथ लें जी, रेशो नॉर्मल रिएक्शन से। तो इस रेशो की जो वैल्यू है हमारे पास, यानी Fs/R इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
तो इसको म्यू से, जो ग्रीक लेटर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस लेटर को बोलते हैं म्यू। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि यानी रेशो, रेशो मैंने अभी बताया कि डिवाइड करने से आती है, और हम किसकी रेशो ले रहे हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एस से, और किसके साथ रेशो लेनी है हमने, नॉर्मल रिएक्शन के साथ इसकी जो है वो रेशो लेनी है। फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें। इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन 3.20 जो कि आपकी बुक में है, तो आपके पास ये जो नॉर्मल रिएक्शन जिसको आर से रिप्रेजेंट किया था, इधर डिवाइड हो रहा था, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ आके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब अभी हमने बात की थी कि जो नॉर्मल रिएक्शन और वेट और प्रेसिंग फोर्स आपस में क्या होते हैं, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है किसी भी बॉडी का, जितना उसका क्या होता है, वेट होता है, और इसी के इक्वल क्या होती है, प्रेसिंग फोर्स। और प्रेसिंग फोर्स को मैं पी एफ से जो है वो इन शॉर्ट लिख देता हूँ, प्रेसिंग फोर्स। अब आपको पता है आपने जो वेट और मास में जब डिफरेंस सीखा था, तो वहाँ पे हमने वेट का फार्मूला पढ़ा था कि वो किसके इक्वल है, वो एम जी के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये भी फिर किसके इक्वल होगा, एम जी के। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डब्ल्यू के बराबर है वेट के, और वेट किसके बराबर है, एम जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती है वो भी एम जी के इक्वल आएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एम जी, इसी इक्वेशन में, यानी आर की जगह क्या पुट कर देंगे, एम जी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन की, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की हमारे पास इक्वेशन आएगी, वो एफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू इंटू एम जी। इस इक्वेशन को आपकी बुक ने 3.23 का नेम दिया है। जो नेक्स्ट आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस की, जो फ्रिक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे।